प्रेस और मीडिया से जितने भी की फ्रेटर्निटी से जो भी हमारे मेंबर्स हैं लद्दाख में, वो जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। हम काफ़ी देर के बाद जो है ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रहे हैं। जनरली हमारा ये कोशिश रहती है कि हम रेगुलरली जो है वो पब्लिक के साथ कांटेक्ट में रहें और उनको ब्रीफ करते रहें कि क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रहे हैं और कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। और हमारे साथ कारगिल से भी प्रेस और मीडिया से जो हमारे फ्रेटर्निटी है वो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी वेलकम और इस्तकबाल करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि हमारी यूटी जो है लद्दाख की, वो 31 अक्टूबर 2019 को ये सेटअप हुई और लगभग अगर आप देखें तो मतलब कितने 5 साल, 5 साल के करीब जो है ये यूटी जो है अभी इसकी मतलब उम्र हो चुकी है और बहुत सारा सिस्टम जो है गवर्नेंस का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, वो स्टेबलाइज हो चुका है काफ़ी तक। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे लद्दाख में जितना भी काम होता है वो सारा अब आजकल जो है वो ई ऑफिस पे होता है। तो कोई भी फाइल वर्क नहीं है। जैसे जनरली एक कंप्लेंट रहती है लोगों को कि जो ये फाइल्स होती हैं लोग दबाते हैं, आगे नहीं भेजते हैं, तो वो अब सिस्टम नहीं है। बहुत फास्ट डिस्पोजल है। मतलब किसी ऑफिसर के पास भी कोई फाइल मुझे नहीं लगता है कि एक दिन से ज़्यादा रहती होगी। बहुत रेयर केस में वो रहती हो सकती है। और जब ऑफिसर हमारे विजिट पे होते हैं दिल्ली, चाहे वो ऑफिशियल विजिट हो चाहे वो उनके अपने प्राइवेट विजिट होते हैं, जब वो छुट्टी लेते हैं तो वो लगातार काम कर रहे होते हैं। तो कोई प्रैक्टिकली कोई भी छुट्टी पे नहीं होता है। बेशक वो यहाँ नहीं होते हैं फिजिकली, मगर वो जहाँ भी होते हैं, चाहे वो मान लीजिए मेरे कुछ ऑफिसर हमारे गोवा से हैं, कुछ मान लीजिए एक तो तमिलनाडु से हैं, कोई ऑफिसर दिल्ली से हैं, मैं जम्मू से हूँ, कभी कभी जाता हूँ। तो लेकिन काम जो है वो बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है जिस दिन आप यहाँ बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ इस दिन जब आप बैठे होते हैं तो आप बहुत सारे और भी काम करते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उसमें भी आपका टाइम लगता है। लेकिन जब आप बाहर होते हैं तो ज़्यादा फास्ट डिस्पोजल होता है। तो मीटिंग्स भी होती हैं तो वीसी से अटेंड करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ई ऑफिस जो है हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है और क्विक डिस्पोजल है फाइल्स का। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ई ऑफिस है हमारा, ये और फर्दर आगे तक जाए, इवन तहसील लेवल तक जाए या एक्सियन लेवल तक जाए। तो जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन ही आ जाए, ताकि इसका रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत अच्छा रहता है। दूसरा जो हमारा स्टेट डेटा सेंटर था, क्योंकि हम आज तक जो हैं वो जम्मू के स्टेट डेटा सेंटर पे डिपेंड कर रहे थे। तो आपको मालूम है स्टेट डेटा सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होता है आजकल के टाइम में। तो हमारा एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न स्टेट डेटा सेंटर जो है वो कमीशन हो चुका है। तो आप में से भी मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ लोग वहाँ जाके देखें कि कितना हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है वहाँ लगा हुआ है, और हम उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो ई ऑफिस की है चाहे ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशंस हैं, वो हम जो हैं वो अपने ही स्टेट डेटा सेंटर पे होस्ट करें। तो तीसरा जो आप जो मेन चीज़ यहाँ पे है कि आप बैंडविड्थ जो हमारी कनेक्टिविटी है और जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे वो लोगों को कन्वर्सेशन के लिए चाहिए, कॉल्स के लिए चाहिए, या अपने किसी इंटरनेट पे कोई दूसरा काम करने के लिए चाहिए, उसके लिए जो ये एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 4G कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसको भी हमने लगातार हर हर महीने में 2 बार फोर्टनाइटली मीटिंग करके उनके जितने भी इश्यूज थे वो हमने सारे सॉर्ट आउट कर लिए। मगर क्योंकि हमारे यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीजन होता है 6 महीने का, तो उसके कारण ये प्रोजेक्ट जो है दिसंबर 23 में ख़त्म होना था, ये डिले हुआ है। और आज इसका एक फ्रेश रिव्यू अचल जी साहब ने भी लिया, और हमने BSNL को और सारे जितने भी इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जो है ये USOF में हो रहा है। तो ये जो USOF एक ऐसे फंडिंग होता है जिसमें हम कहते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। मीन्स कि जहाँ पे तो सब्सक्राइबर की पॉपुलेशन है और वहाँ पे कमर्शियली कोई अगर टावर जो है वो कमर्शियली सक्सेसफुल रह सकता है, तो वहाँ तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर खुद लगाता है, बल्कि वो लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जगह दीजिए, मुझे टावर लगाना है, क्योंकि उससे उसको कमाई होती है। लेकिन हमारे लद्दाख में क्योंकि पॉपुलेशन हमारी सिर्फ 3 लाख की है,
तो हमारे यहाँ पे 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लोग रहते हैं, जो जो अभी हमारे पास जो रहते हैं हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इन सबको जो है जोड़ना इंटरनेट कनेक्टिविटी से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको कमर्शियल नहीं, इसको हम आप यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड में स्पेशल फंडिंग देते हैं, उससे कमर्शियल का कोई लिंक नहीं होता। वो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑब्लिगेशन होती है कि जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का यह है कि वाइब्रेंट विलेज, जो सबसे जो बॉर्डर पे विलेज है वो सबसे फर्स्ट विलेज होना चाहिए, उसको वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो एक दूसरे गांव को जो है, जो प्लेन्स में या कहीं और बेहतर जगह के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी काम चल रहा है। और अभी आज हमने को बताया कि जुलाई के महीने में ये पूरा जो हमारे जो 250 के करीब जो हमारे सिविल के टावर्स हैं, वो कुछ आर्मी के और आईटीबीपी के टावर्स हैं, वो सब जो हैं रेडिएट हो जाएंगे जुलाई 15। तो मैंने उनको कहा है कि आप 15-15 दिन का हमें टारगेट दीजिए ताकि हम इसको रिव्यू करें। जब ये लोग आए थे तो पहले लैंड का इशू था, लैंड का इशू डीसीज ने सब लैंड इनको दे दी। उसके बाद फिर इशू आया कुछ वाइल्ड लाइफ एरियाज में टावर लगने थे, वो सारे हमने गवर्नमेंट यहाँ से स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से वो सब क्लियर कर दिए। ये अब पुरानी बात होगी। उसके बाद इनको इशू था कि जो जो आपने वहाँ पे किसी जगह पे बिजली नहीं थी तो वहाँ पे आपको बिजली अवेलेबल करानी थी, तो जहाँ जहाँ बिजली थी फिर उनको बिजली का सारा अरेंजमेंट करके दिया। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे सोलर टावर लगा रहे हैं, सोलर फैसिलिटीज लगा रहे हैं, उनको वो वाला अरेंजमेंट जो था, जो तारें लेने के लिए जो उनको राइट ऑफ वे चाहिए था वो दिया। तो बहुत सारा काम जो है एक साल पहले भी खत्म हो चुका था, लेकिन जो टावर इरेक्शन का काम जो था, क्योंकि यहाँ हमारे लिमिटेड वर्किंग सीजन है तो वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो जुलाई तक मैं उम्मीद करता हूँ कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो हमारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होती है वो और फास्ट हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे जैसे PMGAY है, उसकी कवरेज जो है ऑलमोस्ट 99% है, लेकिन कुछ लोग हमारे बाहर रहते हैं इसलिए हमें गोल्डन कार्ड वो जो है नहीं मिल पा रहे हैं, वरना 99% हमारी उसकी कवरेज है। जहाँ तक प्लान का काम है, हमने जब शुरू से आए थे तो हमारा प्लान जो होता था हमेशा 5958 करोड़ का रहा है जब से हमारी यूटी बनी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा 5958 पे ही रहा हमारा प्लान, यानी कि 6000 करोड़ में आपको सिंपल लफ्ज में बता दूं तो ये हो गया 42 करोड़ लेस देन 6000। सो 6000 करोड़ का हमारा बजट होता था, हाफ हाफ ये रेवेन्यू और कैपिटल में मान सकते हैं आप रफली। तो ये हमारा चैलेंज रहता था कि हम ये 6000 करोड़ में से जो 32 करोड़ या 35 करोड़ जो हमारे पास कैपिटल होता है वो हम कैसे खर्च कर पाएँ इस हाफ ईयर में। क्योंकि अगर कोई किसी भी बाकी स्टेट में यूटी में अगर आपको अगर 100 करोड़ मिलता है तो उम्मीद ये होती है कि ये 100 करोड़ आप 12 महीने में खर्च करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर हमें 100 करोड़ मिलता है तो हमसे उम्मीद ये होती थी कि आप ये 6 महीने में खर्च करो। तो इसलिए हमारी जो सिस्टम था हमने इसको इम्प्रूव किया, एडवांस टेंडरिंग करके डीपीआर बना के वो सब करके हमारा एक्सपेंडिचर का परसेंटेज हमने ओवर द पीरियड बढ़ाया। पहले साल जैसे मान लीजिए 40% था, फिर अगले साल 2021-22 में हमने ये 64% कर दिया, फिर 23-24 में 70% कर दिया, फिर 23-24 में 22-23 में 70%, 23-24 में 72.99 मतलब 73% कर दिया। इस साल लास्ट ईयर जो भी गुजरा है, जो 31 मार्च को एंड हुआ है, हमने 82% जो है एक्सपेंडिचर किया है, 82% विद रिस्पेक्ट टू 6000 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सिस्टम रहता है कि अगर आप पूरा पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो अक्टूबर के महीने में उसका रिव्यू लेते हैं, जब रिवाइज बजट जाते हैं उस वक्त वो देखते हैं कि इतना ये खर्च नहीं कर पाएंगे, उतना वो हमें पहले बता देते हैं, इतना पैसा इस बार आपको हम कम कर देंगे ताकि हम ये किसी और काम में किसी और मिनिस्ट्री में लगा दें। तो अगर वो वाला पैसा हमें देखें तो पिछली बार हमें 2500 करोड़ मिला था कैपिटल, उसमें से हमने 2486 करोड़ खर्च किया, तो सिर्फ हम उसमें से 14 करोड़ नहीं खर्च कर पाए लास्ट मोमेंट पे। उसका कोई रीजन होते हैं, क्योंकि 100% एक्सपेंडिचर करना एक इम्पॉसिबिलिटी होती है। तो लगभग जो उसके अगेंस्ट देखा जाए तो हमारा 99.48 एक्सपेंडिचर है, तो हम एक्सपेंडिचर में काफ़ी कंफर्टेबल हुए हैं। इस बार थोड़ा सा हमें ये हुआ लास्ट ईयर, क्योंकि कंट्री में हर जगह फिजिकल डेफिसिट हमारे देश का क्या, किसी भी देश में एक फिजिकल डेफिसिट जिसे हम कहते हैं कि कितनी कमाई करते हो कितना खर्चा करते हो। तो गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा यह देखती है कि जितनी कमाई हमारी हो रही है उससे कहीं हम बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर रहे, यानी कि इस तरह कहते हैं ना कि कमाई चवन्नी खर्चा रुपया, उस तरह का सिस्टम जो होता है सस्टेनेबल नहीं होता देश के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए। तो फिजिकल डेफिसिट कम करना पड़ता है। तो अक्रॉस द कंट्री हुआ ये, ऐसा नहीं कि लद्दाख के साथ ही कम हुआ, सारी मिनिस्ट्रीज का कम हुआ, सब भी सारी यूटीज और स्टेट्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम किया विद एश्योरेंस। हमें ये एश्योरेंस मिली है क्योंकि पहले हम उन्होंने हमारा जैसे हमारा 3000 करोड़ था,
3,000 करोड़ से उन्होंने हमारा 2100 कर दिया था। फिर जब हमने उनसे कहा कि हम 2100 करोड़ के हमको 2500 करोड़ दीजिए, उन्होंने 2500 करोड़ कर दिया। 400 करोड़ बाद में उन्होंने बढ़ाया था, वही 2500 करोड़ के अगेंस्ट हमने 2486 करोड़ खर्च किया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर 2500 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो ये एस्टेब्लिश हमने कर दिया कि 2500 करोड़ तक हम 6-7 महीने में खर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जब रिव्यू के लिए आएंगे हमारे पास, जब रिवाइज बजट के लिए अक्टूबर में, तो हम आपका जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो इसमें कोई ये बात नहीं होनी चाहिए, जनरल इंप्रेशन ये जाता है कि हमारा बजट कट हो गया जी, अब हमारा डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको एश्योर कराऊंगा कि मैं खुद एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी साहब से मिला था, उन्होंने कहा कि जो आपका जेन्युइन एक्सपेंडिचर होगा, यू टेक इट एश्योर कि इट विल नॉट अफेक्ट योर डेवलपमेंट। तो मैं जस्ट आपसे ये शेयर करना चाहता था कि इसमें कोई तशवीश की बात नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा एक यूटी बजट है। उसके अलावा मैं माइकल साहब जो रेवेन्यू आर भी देख रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा इसके अलावा 500 करोड़ के करीब तो क्रिफ में आता है। तो वो भी एक विंडो है, मतलब 500 करोड़ का रोड अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर हमारा हजारों करोड़ का जो खर्चा है वो सेपरेटली हो रहा है। तो लद्दाख की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे सोर्सेज से खर्चा हो रहा है। अभी हमारे साथ राइट साइड पे मेरे पावर सेक्रेटरी बैठे हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ये फियांग से लेकर नुब्रा तक जो हमारी लाइन चल रही है, वो लगभग कोई 700-800 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है। अभी उसका रिवीजन अभी कंसिडरेशन में है। तो समझ लीजिए कि 600-700 करोड़ 700 करोड़ यहाँ खर्च हो रहा है। 100 करोड़ हमने अपनी तरफ से दिया था इसके लैंड डाइवर्शन के लिए। तो 700-800 करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके अलावा हमारा जो द्रास से जानकर रोड 220 केवी लाइन बन रही है, उसके ऊपर हमारा लगभग 1450 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उसका भी रिवीजन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हजारों करोड़ में है, सैकड़ों करोड़ के हैं, वो भी इस यूटी बजट के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड कर रही है। तो लद्दाख, इसके अलावा हमारी बहुत सारी और रोड है जो बीआरओ कर रही है। अभी अगले 3-4 दिन में देखेंगे, 21 तारीख को मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, वो हमारे जो नए ब्रिजेस बने हैं और नई रोड्स बनी है जो बीआरओ ने बनाई है, जो हमारे बजट में भी नहीं है, एनएचआई के बजट में नहीं है, क्रिफ में नहीं है, मगर वो डिफेंस के बजट से आ रही है। तो बहुत तरीके से यहाँ जो है डेवलपमेंट के काम जो है वो चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो खर्चा हो वो जेन्युइन होना चाहिए। बेसिकली हमारा सबसे बड़ा अपील मेरी यही हमेशा, हम ये कहते हैं कि हम पैसा खर्च कर तो रहे हैं, लेकिन इसका जो यूज है ग्राउंड के ऊपर वो ठीक होना चाहिए। मतलब वो लोगों को लगना चाहिए कि ये पैसा हमारे ऊपर खर्च हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो खैर ये कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, कोई गली बन रही है, कोई नाली बन रही है, तो ऐसी नाली ना बन जाए जो आगे सड़क पे खुल रही है, मतलब उस तरह का नहीं होना चाहिए। अभी मैं कल एक चीज देख रहा था कि एक हमारी बनी बनाई दीवार है, मतलब कंक्रीट की ब्लॉक की बनी हुई दीवार है, और सीमेंट से बनाई हुई है, और उसको गिरा के नई दीवार बनानी है। मैंने कहा भाई इसका क्या लॉजिक है? बनी बनाई दीवार है, खड़ी थी, कुछ इसमें कोई आपने क्यों गिराई, फिर दोबारा क्यों बनाने का प्लान बना रही है? तो इस तरह का वेस्टफुल जो है उसके ऊपर बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह का एक्सपेंडिचर ना हो जो वेस्टफुल हो। जो भी पैसा हमारे पास है उसका सिंगल पेनी के लिए हम जिम्मेवार हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो टनल्स का काम चल रहा है, शिनकुनला का टनल जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। ये पिछले मई से ही ये काम जो है वहां पे शुरू हो रहा था। तो शिनकुनला टनल जब बन जाएगा, हमारी नीमो पदम दर्चा रोड ऑलरेडी फंक्शनल हो चुकी है, ये भी इस साल तक जो है आपको डायरेक्ट कनेक्शन जो है हिमाचल से थ्रू शिनकुनला जो है हम लेता आएंगे, और बहुत हमारा कम से कम मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर का हमें एडवांटेज होगा। और वो रोड जो इतनी बंद नहीं होती, क्योंकि ये जो बारालाचला वाली रोड जो है मई में खुलती है, तो शिनकुनला वाली जब टनल बन जाएगा तो ये सारा ईयर जो है चलती रहेगी। तो इस तरह के जो NHIDCL का जो हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था नेशनल हाईवे 301, वो काफी कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज आप जाएंगे जानसकर तो देखेंगे आपकी जो पेंजिला होता था वो कितनी चौड़ी सड़क बन गई है, जैसे नेशनल हाईवे बन गया है, वो पूरा नेशनल हाईवे ही है वो। तो वो उसके ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि 4G, इस तरह की चीजें, और भारत नेट अमेंडेड आ रहा है हमारे लिए। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पहला भारत नेट जो हमारा था वो सैटेलाइट बेस्ड था। तो हमारे पंचायत घरों में जो भी हमने लगाए थे वो चलते नहीं थे, बिकॉज सैटेलाइट से इतनी उसमें बैंडविड्थ नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है। सब लोगों को अपने अगर कार्ड भी बनाना था वो यहाँ आते थे। तो अब अमेंडेड भारत नेट के तहत हमारा लद्दाख उन्होंने लिया है। तो ये कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी होगी वो फाइबर के थ्रू जो है वो उसको जो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हम कुछ कनेक्टिविटी जानसकर इलाके में हायर भी कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑप्टिकल फाइबर से, वो भी हमारा प्रपोजल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लोगों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर इतना काम हो रहा है।
मेडिकल कॉलेज नहीं था हमारे यहाँ, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेडिकल कॉलेज जो है वो सैंक्शन हो गया था 2019 में, मगर ना पोस्ट सैंक्शन हुई थी उसकी, ना उसका कंस्ट्रक्शन सैंक्शन हुई थी। तो उसकी पोस्टें सैंक्शन हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद उसके जो ये बिल्डिंग्स बनानी है, जो हमने कैंपस बनाना है मेडिकल कॉलेज का और नया हॉस्पिटल बनाना है, तो वो जो है उसका प्रोजेक्ट 700 करोड़ का, मुझे अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो भी अप्रूव जो है वो दिल्ली में फाइनल स्टेज के ऊपर है, वो भी कुछ दिन के अंदर हमारा वो भी हो जाएगा। तो हमारे मेडिकल कॉलेज की जो उम्मीद है हमारी, वो भी पूरी हो जाएगी। हम अपना जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो है हमारा वो प्रपोजल गया हुआ है, और एक डिग्री कॉलेज हम कारगिल के लिए चाहते हैं एडिशनल सांगपू इलाके में। उसके पीछे भी हम काफी जोर से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हमारा जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। तो एक हिसाब से हर तरीके से टूरिज्म, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, टूरिज्म डेवलपमेंट हो, उन सब के ऊपर काफी जो है अभी अभी एप्रिकॉट ब्लॉसम्स का सीजन शुरू हो जाएगा। हमने इतनी सारी न्यू होम स्टे स्कीम लाई जो इतनी अट्रैक्टिव है, जिसके बारे में अगर आप अलग से भी कभी टूरिज्म के सेक्रेटरी साहब से एक कॉन्फ्रेंस लें कि किस तरह हम एक होम स्टे को प्रमोट करने के लिए उनको हम 2 लाख के करीब का सामान देते हैं कि भाई सब, जैसे वॉशिंग मशीन, हीटर, जो जिसको हम कहते हैं 200 लीटर कैपेसिटी का सोलर हीटर देते हैं ताकि सर्दियों में भी वो चले। उसके बजाफ्ता उसको सारा फर्निशिंग का सामान देते हैं, उसको जो यूटेंसिल्स और चीज़ें, जो कटलरी, वो सब देते हैं ताकि वो उसका जो कमरा जो है, जिसको होम स्टे जो आए वहाँ पे वो अच्छी तरह से रहे। इसके अलावा हमने कहा था कि इसमें फ्लश टॉयलेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ड्राई टॉयलेट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं यहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्मेल नहीं होती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो स्टेराइल ही होता है ऑलमोस्ट। उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं हर यूज के बाद, तो वो स्टेराइल रहता है। 4-5 साल के बाद या 3-4 साल के बाद वो एक अच्छे फर्टिलाइजर के रूप में अभी आता है, तो हम उसको डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ट्रेडिशनली यहाँ चल रही है। लेकिन कुछ हमारे जो यात्री जो गर्मियों में यहाँ आते हैं, जो मेन मेन कंट्री से आते हैं, जो प्लेन से आते हैं, उनको थोड़ा सा फ्लश टॉयलेट का जरूरत होती है, वो ड्राई में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए हमने कम से कम 2.5 लाख का प्रोविजन रखा है कि कोई आदमी जो है वो अगर ये बनाएगा, तो हमने टेक्नोलॉजी उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2 बनाए भी हैं। पहले हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी हमारी कि क्या सर्दियों में चलेगा, तो विक्रम आपको बताएंगे कि वो भी सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो वो मॉडल अब सक्सेसफुल हो जाएगा। उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, हो सकता है हम कॉस्ट को रिवाइज भी करें। हमारा कहना ये है कि रूरल टूरिज्म बढ़ना चाहिए। शहर के अंदर टूरिज्म है ही है, लेकिन रूरल टूरिज्म बने ताकि हर आदमी जो है हमारे बॉर्डर को देखे। बॉर्डर टूरिज्म खुल रहा है आज की डेट में, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जगह नहीं है जो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए बैन हो। पहले यहाँ परमिट हुआ करता था, इनर लाइन परमिट, वो बहुत देर से खत्म कर दी, 2 साल हो गए इसको खत्म कर दिया गया। आज हमें एक थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है कि जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेनर की रजिस्ट्रेशन का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, वो भी हम सॉर्ट आउट करवाने जा रहे हैं। वो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर फॉरेनर आता था यहाँ पे, तो फॉरेनर रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करानी होती थी। जब वो एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करता था, उसको फिर जाके जहाँ होटल में जहाँ वो जाता था रहता था, तो नेचुरली ये ग्रुप्स में आते हैं लोग, तो जो यहाँ का जो टूर ऑपरेटर होगा उसके साथ कांटेक्ट में होते थे। जब वहां वो चले जाएगा तो फिर उसको टूर ऑपरेटर को दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी जब वो होटल के अंदर दाखिल होता था। अब कुछ सिस्टम ऐसा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन जो होनी है, एक तो उसको एयरपोर्ट पे होनी है, फिर उसको डीसी के दफ्तर में जाना है। मतलब अब वो फैसिलिटी नहीं रही कि वो होटल में जाके किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू या उसके थ्रू करवाए। तो वो एक रिस्ट्रिक्शन जैसी आ गई है, वो हम अभी मैटर टेकअप कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको थोड़ा सा लिबरल किया जाए। क्योंकि अगर हम टूरिस्ट ज्यादा, एक आदमी को अगर 1 घंटा लगेगा तो दिन में तो इसका मतलब 5 बंदों को ही दे पाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने टूरिज्म को भी खोल रखा है। तो बहुत सारा टूरिज्म जो आ रहा है, पिछले दिनों कुछ ड्रॉप हुआ, तो इस बार एचएलडी साहब ने शुरू में ही एक मीटिंग 13 को कर ली, जिसमें सारे लोगों को बुलाया कि भाई ये कैसे सस्टेन करें इसको, कैसे ये कम हो गया, ये होना नहीं चाहिए कम, क्योंकि हमारी सारी रोजी रोटी उससे लगी हुई है। तो उसको भी हम जो कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मैंने मीटिंग ली उसके बाद एक, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ आएँ, देखें, हमारे लोग बाहर जाएं, ताकि यहाँ टूरिज्म बढ़े। और यहाँ जो जो टूरिज्म की पॉलिसीज हैं, जो आज तक कोई माउंटेनियरिंग की पॉलिसी नहीं थी, आज तक कोई ये जो क्या कहते हैं रैपलिंग हमारे यहाँ बच्चे कराते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कराते हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते हैं, मगर किसी में कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये नॉर्म्स होने चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये मिनिमम चीज, ताकि लोग सेफली कर सकें। वो सारी हमने जो पॉलिसीज जो है वो लोगों के साथ मिलके वो नोटिफाई करके, ऑब्जेक्शंस लेके हमने वो पॉलिसीज जो है वो नोटिफाई की हैं। तो बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए एक और बात जो मैं दोबारा कहूँगा आपको कि पहले जब शुरू शुरू में, आज से 2 साल पहले, आप भी जानते होंगे कि नौजवानों में बड़ा था कि हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, तो वो काफ़ी उसका मसला हल हो चुका है। लगभग 3200 के करीब बच्चे जो हैं वो लग चुके हैं। मैं आपको एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव में डालूंगा।
हो सकता है कि आप इसको रिसर्च करके जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको आप थोड़ा और रिफाइन कर लें या